नमस्कार मित्रों, क्रिया की दूसरी क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में क्रिया के विषय में हमने उसकी डेफिनेशन और प्रकार के बारे में बात की थी। आज हम क्रिया के जो और प्रकार होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था क्रिया किसे कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की क्लास शुरू करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें हमने दो बातें समझी थी। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या कार्य का होना पाया जाता है, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या कार्य का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो हमने ये भी समझा था कि कार्य का करना का क्या अभिप्राय है और कार्य का होना का क्या अभिप्राय है। मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता चुका हूं, बता देता हूं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो कार्य का करना है। जहां पर प्राणीवाचक कर्ता का हस्तक्षेप होता है, उल्लेख होता है, वो कार्य का करना है। और जो नेचुरल एक्टिविटीज है, जहां कार्य अपने आप होता है, स्वतः होता है, जहां किसी प्राणीवाचक कर्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, वो कार्य का होना है। खैर, इसके बारे में हम विस्तार से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर क्रिया के विषय में आप लोगों को शुरू से जानकारी चाहिए तो हमारी पिछली क्लास अवश्य देखिए। चलिए जी, उसके बाद में हमने बात की थी इसके प्रकार। किसके? क्रिया के प्रकार। और क्रिया के प्रकार में हमने बात की थी कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो मैं आपको बता चुका हूं कर्म किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हमें यह पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है तो फिर हम ऑब्जेक्ट के आधार पर जो क्रिया के दो भेद होते हैं उनको भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने बताया था आप लोगों को, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया। यानी कर्ता कोई भी काम करे, उसके द्वारा जो क्रिया की जा रही है, उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसके काम करने से कौन सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है, कौन सा व्यक्ति या कौन सी वस्तु प्रभावित हो रही है, जो प्रभावित हो रहा है वही कर्म है। तो कर्म के आधार पे हम क्रिया के जब भेद पढ़ते हैं तो हमने दो प्रकार की क्रियाएं पढ़ी थी, अकर्मक और सकर्मक। नाम से स्पष्ट है, ठीक है। अकर्म का मतलब वे क्रियाएं, फिर से सुन लीजिएगा, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म नहीं होता या कर्म की संभावना भी नहीं होती। कर्म नहीं होता, कर्म की संभावना भी नहीं होती, अकर्मक। और सकर्मक में हमने क्या पढ़ा था? वे क्रियाएं जिसके साथ कर्म होता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, और नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट की संभावना होती है, वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। इसके बारे में भी हम विस्तार से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये दो चीजें हमने देख ली थी। आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो हम क्रिया के जो अलग और भेद होते हैं, भिन्न भिन्न भेद होते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये भेद भी काफी महत्वपूर्ण है। तो जो क्रिया के अन्य भेद हैं, अन्य भेद इसके क्रिया के जो अन्य भेद हैं उनमें हम आज बात करेंगे। सबसे पहले नाम धातु क्रिया, इसकी बात करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम धातु क्रिया। आइए, नाम धातु क्रिया क्या है इसके विषय में हम समझते हैं। नाम धातु समझना, यहां नाम का क्या मतलब होता है। देखिए, जब हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था, तब मैंने आप लोगों को बताया था संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। हम पढ़ते भी हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब नाम, संज्ञा, संज्ञा, नाम। तो यहां पे नाम का मतलब क्या है? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। यानी नाम में ये सब चीजें शामिल है। नाम का मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से है। और धातु हम समझते हैं, हमने पढ़ा था। क्रिया के मूल रूप को हम समझ चुके हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी धातु क्रिया ही है, धातु से ही क्रिया बनती है। दोनों बातें स्पष्ट हो गई। नाम का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से, धातु का मतलब क्रिया से। तो नाम धातु क्रिया का क्या मतलब हुआ? यदि कोई संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया के रूप में काम करे, यानी अगर कोई क्रिया संज्ञा से बनी हो, सर्वनाम से बनी हो या विशेषण से बनी हो। आमतौर पर क्या होता है? देखो, आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे पास जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब के अंत में ना प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे मैं लिखता हूं पढ़ना, लिखना, ये देखिए खेलना, ठीक है। इसी प्रकार से चलना, गाना, आना, जाना, खाना, ये सब क्रियाएं हैं। इनके पीछे ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगर ना प्रत्यय हटा दें तो पीछे जो बचेगा वो धातु है।
पढ़, लिख, खेल, चल, ये सब क्या है? ये सब के सब धातु है। ठीक है, तो इनके साथ हमने ना लगाया तो क्रिया बन गई। यानी क्रिया किससे बनती है? क्रिया बनती है धातु से। क्रिया बनती है धातु से। लेकिन नाम धातु क्रिया में क्या होता है? क्रिया धातु से नहीं बनती, अपितु नाम से बनती है। नाम मतलब संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, या फिर विशेषण से बनती है। कैसे? आइए समझते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास नाम धातु क्रिया, वे क्रियाएं, डेफिनेशन हो गई, वे क्रियाएं जो धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से निर्मित होती है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। कैसे? मैं एक उदाहरण लिखता हूं। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा। जैसे मैंने लिखा, बहू ससुर से लजाती है। बहू ससुर से लजाती है, ये जो क्रिया है इसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। देखिए, ये जो लजाना क्रिया है ये कैसे बनी है, ये किस प्रकार से क्रिएट हुई है? तो इस लजाना क्रिया के मूल में शब्द है लज्जा, यानी लज्जा से लजाना बना है। यहां लजाती है का मतलब क्या है? शर्माती है। बहू ससुर से शर्म रखती है, पर्दा रखती है, शर्माती है, लजाती है। तो ये लजाना क्रिया किससे बनी है? इसके मूल में क्या है? लज्जा। अब लज्जा कोई धातु तो है नहीं, तो लज्जा क्या है? लज्जा कोई धातु नहीं है। लज्जा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात भाववाचक संज्ञा। हमने भाववाचक संज्ञा में पढ़ा कि जितने भी मनोभाव होते हैं वो सब भाववाचक संज्ञाएं होती है, और सारे मनोभाव क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। लज्जा भी अमूर्त है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा से, ध्यान रखना, संज्ञा से क्या बनी है? क्रिया बनी है। भाववाचक संज्ञा से क्रिया बनी है, इसलिए लजाना क्रिया को किस श्रेणी में रखेंगे? इसलिए लजाना क्रिया को हम नाम धातु क्रिया की श्रेणी में रखेंगे। दैट्स ऑल, यही नाम धातु क्रिया है। चलिए और उदाहरण लेते हैं। इसी प्रकार से हमने उदाहरण लिया, दो महिलाएं बतियाते हुए जा रही थी। बतियाते हुए जा रही थी या बतिया रही थी। यहां पर हम देखते हैं ये बतियाना, ये शब्द कहां से आया? बतियाना ये शब्द कैसे बना? ये इस शब्द का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ है? इस शब्द के मूल में कौन सा शब्द है? तो हम देखते हैं कि बतियाना शब्द के मूल में शब्द है बात। दो महिलाएं बातें करते हुए जा रही थी, इस सेंटेंस का ये मतलब है। बतियाते हुए जा रही थी मतलब बातें करते हुए जा रही थी। तो बतियाना शब्द किससे बना है? बात शब्द से बना है। और बात क्या है? बात शब्द की ग्रामेटिकल स्टेटस क्या है? इसकी व्याकरणिक कोटि क्या है? यदि हम इसकी व्याकरणिक कोटि की बात करें तो बात शब्द जो है ये भी संज्ञा है, ये भी नाउन है, मतलब भाववाचक संज्ञा है। बात भाववाचक संज्ञा है। और ये बतियाना शब्द किससे बना है? इसी संज्ञा से बना है। तो संज्ञा से क्या बन गई? क्रिया बन गई। तो बतियाना क्रिया को किस श्रेणी में रखने वाले हैं हम? नाम धातु क्रिया की श्रेणी में रखने वाले हैं। नाम धातु क्रिया की श्रेणी में। ओके, चलिए जी और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हमने इस प्रकार से चर्चा की। हाँ जी, आजकल सीमा बहुत अधिक मुटिया गई है। मुटिया गई है मतलब मोटी हो गई है, मोटी हो गई है, फैट उसका बढ़ गया है। तो यहां पर यह शब्द बना कैसे? कैसे बना?
ये शब्द बना है, इस शब्द के मूल में है मोटा, इस शब्द के मूल में है मोटा, और मोटा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मोटा क्या होता है? विशेषण होता है। तो यहां पर ये जो मुटियाना शब्द बना है, मुटियाना शब्द क्या है? मुटियाना। इस शब्द के मूल में क्या है? इस शब्द के मूल में है मोटा। तो चूंकि ये क्रिया किससे बनी हुई है? विशेषण से बनी हुई है, इसलिए इस क्रिया को भी हम किस नाम से जानेंगे? नाम धातु क्रिया। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे इस प्रकार से ले लें, बकरी ने मिमियाना शुरू कर दिया। एक सेंटेंस है, मिमियाना शुरू कर दिया। अब ये मिमियाना शब्द कैसे बना? खैर ये अनुकरणवाचक शब्द है। बकरी की जो आवाज होती है मैं करना, और उसके आधार पर अनुकरण करते हुए इस शब्द का निर्माण किया गया है। लेकिन इस शब्द के मूल में है मैं की ध्वनि, यानी बकरी जो बोलती है वो इस प्रकार से मैं, तो वो अनुकरण है, और अनुकरण से इसका निर्माण हुआ है। लेकिन ये मैं एक्चुअल में है क्या? ये तो प्रोनाउन है, ये तो सर्वनाम है, और तो ये सर्वनाम से बनी हुई क्रिया है। मिमियाना सर्वनाम से बनी होने के कारण इसको नाम धातु क्रिया की श्रेणी में रखेंगे। तो स्पष्ट है, मैं अपेक्षा करता हूं बात स्पष्ट हो गई। अर्थात देखिएगा, हमने लिखा वे क्रियाएं जो धातु को छोड़कर किससे बनती हो? संज्ञा से बनती हो, सर्वनाम से बनती हो, या विशेषण शब्दों से बनती है, निर्मित होती है, वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। यहां हमने उदाहरण लिखा, बहू ससुर से लजाती है, तो यह लजाना क्रिया क्या है? या शर्माती है, तो शर्माती में भी देखिए आप, मूल शब्द शर्म, मूल शब्द शर्म, शर्म क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो ये भाववाचक संज्ञा से बनी हुई क्रिया है, इसलिए इसे नाम धातु क्रिया की श्रेणी में रखेंगे। तो लजाना, शर्माना, इसी प्रकार से बतियाना, इसी प्रकार से ये देखिएगा मुटियाना, मिमियाना, ये सारी की सारी क्रियाएं किस प्रकार की क्रियाएं मानी जाएगी? नाम धातु क्रिया मानी जाएगी। और कारण यह है कि ये सारी की सारी क्रियाएं किससे बनी है? ये किसी न किसी संज्ञा से बनी होगी, या फिर सर्वनाम से बनी होगी, या फिर विशेषण से बनी होगी। इसलिए इन क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। स्पष्ट है? कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई कंफ्यूज है, या आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए जी, ये हुई हमारी नाम धातु क्रिया, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगली जो क्रिया है उसकी बात हम करेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्वकालिक क्रिया। देखिएगा, इस शब्द के मतलब को समझते हैं। ये शब्द जो है पूर्व प्लस काल प्लस इक प्रत्यय के योग से बना है। पूर्व प्लस काल प्लस इक प्रत्यय के योग से बना है। पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है पहले, और काल का मतलब होता है समय। होता क्या है पूर्वकालिक क्रिया में? क्या होता है, एक वाक्य दिया हुआ होगा, एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होगी, 2 3 4 क्रियाएं होगी। 2 तो होनी है, 2 से अधिक भी हो सकती है। उन क्रियाओं की हमें क्या करना है? समय के आधार पर, काल के आधार पर उनकी तुलना करनी है। जो क्रिया सबसे पहले संपन्न होगी, मेरे शब्दों की तरफ ध्यान देना, संपन्न होगी का मतलब क्रिया पूरी होनी चाहिए। अगर क्रिया पूरी नहीं हुई तो पूर्वकालिक नहीं मानी जाएगी। जहां एक क्रिया पूरी होगी और उसके तत्काल बाद में, उसके तुरंत बाद में दूसरी क्रिया शुरू हो गई, तो जो क्रिया पहले पूरी हुई, जो क्रिया पहले संपादित हुई, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन इस प्रकार से हम तैयार करेंगे इसकी, पूर्वकालिक क्रिया की। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया जिसके पूर्ण होने के पश्चात, जिसके पूर्ण होने के पश्चात दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है। तो जिस क्रिया, या मैं कहूं कि जो क्रिया, तो जो क्रिया पहले पूरी हुई
वह पूर्वकालिक होगी, वह पूर्वकालिक होगी। वह क्रिया जिसके पूर्ण होने के पश्चात, ये बड़ी बात है, ध्यान रखने वाली बात है, इस बात को विशेष ध्यान रखें, पूर्ण होने के पश्चात, पूरी होनी जरूरी है। अगर पूरी नहीं हुई, अभी लगातार जारी है और दूसरी क्रिया शुरू हो गई, तो जो पहली वाली क्रिया वो पूर्वकालिक नहीं मानी जाएगी, उसका पूरी होना जरूरी है। दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है तो जो क्रिया पहले पूरी हुई, नाम ये पूर्वकालिक, यानी पहले समय में, समय के आधार पर तुलना करेंगे, जो क्रिया पहले पूरी हुई उसे पूर्वकालिक कहेंगे। जी, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिएगा किस प्रकार से। मैंने एक उदाहरण लिया, जैसे राधा नहाकर विद्यालय चली गई। यहां पर दो क्रियाएं हैं, नहाना और चले जाना, नहाना और चले जाना। अब इन दोनों जो क्रियाएं हैं उनकी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किसके आधार पर करेंगे, समय के आधार पर करेंगे, काल के आधार पर इन दोनों की तुलना करेंगे। तो समय के आधार पर जब तुलना करते हैं तो कौन सा कार्य राधा ने पहले किया, नहाने का या फिर विद्यालय जाने का? तो नो डाउट नहाने का काम पहले पूरा किया है, ध्यान रखना। और फिर उसके बाद में वह विद्यालय गई है, मतलब विद्यालय जाने का काम किया है। चूंकि यह काम पूरा हो गया, इसीलिए नहाकर क्रिया किस प्रकार की क्रिया मानी जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। ओके, अब एक बढ़िया बात मैं आप लोगों को बताता हूं, जो आमतौर पर व्याकरण में लिखी हुई मिल जाती है कि पूर्वकालिक क्रिया की पहचान कैसे करें। तो पूर्वकालिक क्रिया के साथ में सामान्यतः कर प्रत्यय का प्रयोग होता है, कर प्रत्यय या फिर करके या फिर के, इनका प्रयोग होता है। या तो कर प्रत्यय का प्रयोग होगा, जैसे नहा कर। इसी प्रकार से अगर यूं भी हो सकता है, राधा नहा कर के विद्यालय चली गई, या यूं हो सकता है राधा नहा के विद्यालय चली गई, ये ऐसे भी हो सकता है। देखिए, नहा करके, राधा नहा करके विद्यालय चली गई, ये ऐसी भी हो सकता है राधा नहा के विद्यालय चली गई। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों को यह देखना है मूल थीम इसकी क्या है कि एक से अधिक क्रियाएं होगी, दो तो कम से कम होनी है। तो उन दो क्रियाओं को आपको क्या करना है, समय के आधार पर कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, समय के आधार पर तुलना करनी है। उन दोनों क्रियाओं में जो क्रिया पहले पूरी हुई वो पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। तो कर प्रत्यय का प्रयोग सामान्य रूप से मिलता है। मैं सामान्य रूप से शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि कर प्रत्यय का प्रयोग हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कर प्रत्यय का प्रयोग हर बार होगा जरूरी नहीं है, और यह भी जरूरी नहीं है कि कर प्रत्यय जहां जहां होगा वहां वहां पूर्वकालिक की होगी, यह भी जरूरी नहीं है। यह सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए, व्याकरण में चूंकि ये चीज लिखी हुई है इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इसकी थीम को पकड़ना है। थीम क्या है, दो या दो से अधिक क्रियाएं होगी, उनकी तुलना करेंगे, जो क्रिया पहले पूरी हुई वही पूर्वकालिक है। अब चाहे उसके साथ कर प्रत्यय है या नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब हम 100 उदाहरण पढ़ेंगे तो 100 उदाहरण में से 95 उदाहरण आपको कर प्रत्यय वाले ही मिलेंगे। इसीलिए एक अमूमन एक ऐसी ट्रिक क्रिएट कर दी गई है। बाकी ये सार्वभौमिक या सार्वकालिक है या सर्वमान्य है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको उदाहरण और करके बताता हूं। जैसे उदाहरण हमने लिखा कि राकेश हनुमान चालीसा पढ़कर सो गया, पढ़कर सो गया। यहां आप देखिए दो क्रियाएं, पढ़ना और सोना। वैसे तो ये संयुक्त क्रिया है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये वाली। लेकिन फिलहाल हम यूं मान लें ये पढ़कर सो गया, इसमें दो क्रियाएं, एक पढ़ना और एक सोना। अब देखिए कि राकेश ने पहले कौन सा काम किया। जब हम इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो पहले कौन सा काम पूरा किया, तो पहले पढ़ने का काम किया। भाई उसने पढ़ाई कर ली, पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में किताब रखी है, साइड में रखी है, फिर उसके बाद में सोने की क्रिया शुरू हुई है, फिर उसने सोने के लिए प्रस्थान किया है। तो ये जो क्रिया है पढ़कर, तो ये क्या मानी जाएगी, ये पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। चलो अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूं जिसमें कर प्रत्यय का प्रयोग है।
लेकिन वो पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। चलो कैसे? मैंने लिखा कि सीमा बैठ कर पढ़ती है। अब ये समझने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीमा बैठ कर पढ़ती है, आप देखोगे इसमें दो क्रियाएं हैं, बैठना और पढ़ना। यदि हम सिर्फ ट्रिक पर डिपेंड रहेंगे तो बैठना और पढ़ना, तो विद्यार्थी क्या सोचता है कि इसमें दो क्रियाएं हो गई साहब, और कर प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये बैठकर जो है वो पूर्वकालिक हो गई। लेकिन नहीं, इस वाक्य में बैठना क्रिया पूर्वकालिक नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? देखिए, बैठकर पढ़ती है, ये पढ़ने की सिचुएशन, उसकी स्थिति व्यक्त कर रहा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये शब्द क्रिया विशेषण हुआ, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, न कि पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या है? क्रिया विशेषण। ये बैठना क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे पढ़ती है? बैठकर, लेटकर, खड़े होकर, चलकर। पढ़ने की क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, क्या दशा है उसकी, क्या तरीका है, तो उस स्थिति को व्यक्त कर रहा है ये शब्द। इसीलिए ये क्रिया विशेषण कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, न कि पूर्वकालिक क्रिया। आप बात को यूं भी समझ सकते हैं कि सीमा बैठकर पढ़ती है। सीमा ने पहले बैठने की क्रिया की, फिर उसके बाद में पढ़ने की, तो बैठने की क्रिया खत्म कहां हुई? बैठने की क्रिया तो अभी भी जारी है, बैठने की क्रिया खत्म नहीं हुई, अभी भी वो बैठी है, किताब उसके हाथ में है। तो पढ़ने की दोनों क्रियाएं जो है वो साथ साथ ही चल रही है। चूंकि क्रिया पूरी नहीं हुई, मैंने पहले भी कहा था, मेरे शब्दों की ओर गौर कीजिएगा, क्रिया पूरी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। अगर क्रिया पूरी नहीं हुई तो फिर वो पूर्वकालिक नहीं मानी जाएगी। यहां क्रिया अभी भी समानांतर चल रही है, पूरी नहीं हुई है, ये एडवर्ब है, ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं मानी जाएगी, चाहे इसके साथ कर प्रत्यय है। ओके, अब एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें कर प्रत्यय नहीं है लेकिन फिर भी वो पूर्वकालिक है। देखिए, मैंने एक उदाहरण लिखा कि चोर उठ भागा। ये लो जी, इसमें दो क्रियाएं हैं, एक उठना, एक भागना। अब आप देखिएगा, चोर उठ भागा, इसमें दो क्रियाएं हैं। अब उठना क्रिया के साथ में कर प्रत्यय नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूर्वकालिक है। कैसे है? क्योंकि चोर पहले उठा, उठने की क्रिया पूरी हो गई, क्योंकि जैसे ही उसने भागने की क्रिया शुरू की तो उठने की क्रिया पूरी हो गई। इसीलिए उठना क्रिया क्या मानी जाएगी, चाहे इसके साथ कर प्रत्यय है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये लिख दूं चोर उठकर भागा, तब कर प्रत्यय लग जाएगा, और चोर उठ भागा कर प्रत्यय नहीं है, तब भी ये पूर्वकालिक है। ठीक है, तो एक सामान्य रूप से हम बात कर लेते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। ये देखिएगा, वह क्रिया जिसके पूर्ण होने के, इस बात को तो विशेष रूप से उल्लेख करना है, वह क्रिया जिसके पूर्ण होने के पश्चात दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, तो जो क्रिया पहले पूरी हुई वह पूर्वकालिक होगी। वह क्रिया क्या होगी? पूर्वकालिक होगी। चलिए, इसके बाद में हमने कुछ उदाहरण भी देखे। राधा नहाकर विद्यालय चली गई, इसमें नहाकर क्या है? इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। अब आम तौर पर पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर प्रत्यय का प्रयोग होता है, आम तौर पर इसका प्रयोग होता है, या कर के हो सकता है, या के का प्रयोग भी हो सकता है, सिर्फ के प्रसर्ग का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ हमारी मदद के लिए है। अब देखिएगा, इसी प्रकार से राकेश हनुमान चालीसा पढ़कर सो गया। अब इसमें भी पढ़ने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद में सोने की क्रिया शुरू हुई है, इसलिए पढ़ना क्रिया क्या मानी जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। राइट, चलिए जी, सीमा बैठ कर पढ़ती है। ये एक ऐसा उदाहरण हमने लिया था जिसमें कर प्रत्यय है होने के बावजूद भी यहां बैठना क्रिया पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। चलिए, कैसे नहीं है मैं बता चुका हूं, ये क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि बैठने की क्रिया अभी भी जारी है, पूरी नहीं हुई है, वो पढ़ना क्रिया के पैरेलल चल रही है, समानांतर चल रही है, इसलिए यहां पर बैठना क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया नहीं कहेंगे।
ओके। और इसी प्रकार से एक उदाहरण हमने लिया था जिसमें कर प्रत्यय नहीं है लेकिन फिर भी वो पूर्वकालिक है। उठ भागा, उठने की क्रिया हुई, पूरी हुई और फिर भागने की क्रिया शुरू हुई, तो यहां पे पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। और देखिएगा ये थी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तो अब तक हमने दो क्रियाएं समझ ली है। एक क्रिया तो हमने समझी नाम धातु क्रिया और एक क्रिया समझी हमने पूर्वकालिक क्रिया। मैं अपेक्षा करता हूं सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। नितेश सेन, थैंक यू नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स वेरी मच। आपका कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट कीजिए, मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊंगा, मुझे खुशी होगी। हमारे किसी भी विद्यार्थी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई तथ्य समझ में नहीं आ रहा है, उसकी किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है इस टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए, हाँ जी, अगली क्रिया जो है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया ये क्या होती है? देखिए, प्रेरणा का मतलब हम जानते हैं, प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, यानी क्रिया किसी की मोटिवेट करने से होती है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया जो किसी की मोटिवेशन देने से होती है, किसी के द्वारा प्रेरित करने से होती है, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं? वह क्रिया जो प्रेरणावश पूर्ण होती है, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। देखिएगा, वह क्रिया जो प्रेरणावश पूरी होती है, प्रेरित किया गया, मोटिवेट किया गया और क्रिया पूरी हुई। दूसरी बात, ये पहली बात, ये दूसरी बात, जहां कर्ता खुद कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। हम समझते हैं कैसे। विद्यार्थियों, मैं यहां पर एक उदाहरण लेता हूं कि बच्चा जागा या बच्चा जाग गया। इस वाक्य में कोई प्रेरणा नहीं है। बच्चा जागा मतलब बच्चा खुद ब खुद जागा, उसे किसी ने जगाया नहीं, उसे किसी ने प्रेरित नहीं किया। जागना क्रिया खुद ब खुद संचालित हुई है, अपने आप संचालित हुई है। चूंकि अपने आप हुई है, इसलिए यहां पर प्रेरणार्थक नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे वाक्य की। मैं लिखता हूं, पिताजी ने बच्चे को जगाया। ये लीजिए, ये जो क्रिया है इस पर गौर कीजिएगा। पिताजी ने बच्चे को जगाया। ऊपर वाले वाक्य में, पहले वाले वाक्य में बच्चा क्या था? करता था। लेकिन जो दूसरा वाक्य है उसमें बच्चा करता नहीं है। अब बच्चा क्या बन चुका है? इस वाक्य में क्या है? ये कर्म है। अब कर्ता कौन है? पिताजी। कर्ता के साथ कर्ता कारक का कारक चिन्ह भी प्रयुक्त हुआ है, कर्म के साथ कर्म कारक का कारक चिन्ह भी प्रयुक्त हुआ है। पिताजी के साथ ने और बच्चे के साथ को का प्रयोग हुआ है। पिताजी ने बच्चे को जगाया, इसका मतलब बच्चा खुद ब खुद नहीं जागा। पिताजी ने बच्चे को मोटिवेट किया। पिताजी बच्चे के कमरे में गए, बेडरूम में गए और उसको उठाया, जगाया। तो पिताजी के कहने से कार्य हुआ है, कार्य अपने आप नहीं हुआ है। तो किसी की प्रेरणा से, प्रेरणावश कार्य किया जाए, प्रेरणावश क्रिया संपादित हो, वो प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये क्रिया किस प्रकार की क्रिया होगी? ये क्रिया होगी प्रेरणार्थक। देखिए, जागना क्रिया थी, मूल क्रिया जागना थी।
उस जागना क्रिया को हमने किस में तब्दील किया? जगाना। जागना से क्या बना? जगाना। यह है प्रेरणार्थक, और इसे हम कहेंगे प्रेरणार्थक प्रथम, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, एक होता है प्रेरणार्थक प्रथम और एक होता है प्रेरणार्थक द्वितीय। यह किस प्रकार की क्रिया है? यह है प्रेरणार्थक प्रथम। अब देखिए एक उदाहरण हम और लेते हैं। पिताजी ने नौकर से बच्चे को जगवाया। ये लो, ये है प्रेरणार्थक द्वितीय। किस प्रकार से इस वाक्य को समझें? पिताजी ने, पिताजी कर्ता, पिताजी बच्चे के कमरे में नहीं गए, पिताजी ने नौकर को मोटिवेट किया, जाओ साहबजादे को जगाओ। अब बच्चे के कमरे में कौन गया? जगाने का वास्तविक काम किसने किया? नौकर ने किया। तो यहां नौकर क्या है? नौकर भी करता है। पिताजी ने मोटिवेट किया, पिताजी ने प्रेरित किया, तो पिताजी करता है, और नौकर ने वास्तविक काम किया। क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता कहलाता है। यहां जगवाने की जो क्रिया है उसे किसने संपादित किया? जगवाने की क्रिया नौकर ने संपादित की वास्तविक रूप से, इसलिए नौकर भी करता है। तो यहां दो कर्ता हो गए। दूसरे वाक्य में तो एक ही करता है और पिताजी। पहले वाक्य में भी एक ही करता है, लेकिन वहां बच्चा करता है, वहां बिना प्रेरणा के काम हो रहा है, तो ये तो प्रेरणार्थक नहीं है। दूसरे वाक्य में यही बच्चा शब्द कर्म के रूप में तब्दील हो गया, और तीसरे वाक्य में यही बच्चा शब्द फिर से कर्म के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। तो यहां पर दो कर्ता हो गए, एक पिताजी एक नौकर। यहां बच्चा क्या है? यहां अब बच्चा अभी भी कर्म है। एक बात ध्यान रखना और इस वाक्य पर गौर करना। यहां पर पिताजी के साथ में ने का कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कर्ता के साथ में ने का प्रयोग हुआ है, और यहां देखिए चूंकि नौकर भी करता है, नौकर के साथ में से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, से। इसका मतलब कर्ता के साथ में से कारक चिन्ह का प्रयोग भी हो सकता है। जब हम कारक पढ़ेंगे या आपने अपने स्तर पर कारक पढ़े होंगे, तब आप पढ़ते हो कर्ता ने कर्म को कर्ण से। जब से आता है तो हमारा ध्यान कर्ण की ओर जाता है या फिर अपादान की ओर जाता है? जब से कारक चिन्ह आता है तो हमारा ध्यान सिर्फ कर्ण की ओर जाता है या फिर अपादान की ओर जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है। अगर क्रिया प्रेरणार्थक है, प्रेरणार्थक द्वितीय है, तो जो कर्ता होता है उसके साथ में से का प्रयोग हो सकता है, होता है। यहां पर हमें कारक चिन्ह से डिसीजन नहीं लेना है, हमें यह देखना है कि जगाने का वास्तविक काम किसने किया। तो वास्तविक काम तो नौकर ने किया, पिताजी ने तो सिर्फ प्रेरणा दी, इसलिए पिताजी सब्जेक्ट है, पिताजी करता है। इसके साथ में से का प्रयोग हुआ है, तो से का प्रयोग हो सकता है। अपनी दृष्टि केवल कर्ण और अपादान तक सीमित न रखें, से का कारक चिन्ह का प्रयोग कर्ता के साथ भी हो सकता है। ठीक है, पिताजी ने नौकर से बच्चे को जगवाया, तो यहां पर भी प्रेरणा से काम हो रहा है। पिताजी ने नौकर को मोटिवेट किया, नौकर ने बच्चे को मोटिवेट किया। पिताजी ने नौकर को प्रेरित किया, नौकर ने बच्चे को प्रेरित किया, और कार्य हुआ। तो यहां पर देखिए इस रूप को देखेंगे, मूल क्रिया थी जागना, दूसरा वाक्य जगाना, और तीसरा वाक्य जगवाना। ये लो जी, जगाना और जगवाना, ये जो दो रूप हैं, ये हैं प्रेरणार्थक क्रिया के रूप। इसमें ये पहला जगाना, यह है प्रेरणार्थक प्रथम, जगवाना यह है प्रेरणार्थक द्वितीय। तो गौर करने वाली बात यह है कि जो प्रेरणार्थक प्रथम है, प्रेरणार्थक प्रथम, वो आना प्रत्यय के योग से बनती है, आना प्रत्यय के योग से। ठीक है, और जो प्रेरणार्थक द्वितीय है, प्रेरणार्थक द्वितीय, ये कैसे बनती है? ये वाना प्रत्यय के योग से, आना और वाना के योग से बनती है। जैसे पढ़ना क्रिया है, इसमें हम आना प्रत्यय जोड़ देंगे, ये हो जाएगा पढ़ाना, ये हो जाएगा पढ़ाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, ये लो। इसी प्रकार से लिखना क्रिया को अगर हमें प्रेरणार्थक के रूप में तब्दील करने के लिए कहा जाए तो लिख आना,
आना प्रत्यय जोड़ोगे तो लिख आना, और वाना जोड़ोगे तो लिखवाना। ये लो जी। इसी प्रकार से खेलना, खिलाना और खिलवाना, इस प्रकार से हम प्रेरणार्थक प्रथम आना प्रत्यय के योग से और वाना प्रत्यय के योग से प्रेरणार्थक द्वितीय का निर्माण कर सकते हैं। एक बढ़िया बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, याद रखना, समस्त प्रेरणार्थक जो क्रियाएं होती है, समस्त प्रेरणार्थक क्रियाएं वे सकर्मक होती है, वे सकर्मक होती है। अगर अकर्मक है तो भी वो सकर्मक हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। यानी प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक नहीं होती। जैसे सोना क्रिया क्या है? अकर्मक है। सोना क्रिया अकर्मक है, लेकिन जैसे ही इसको प्रेरणार्थक में तब्दील करेंगे ये सकर्मक हो जाएगी। सोना में आना प्रत्यय लगाएंगे, सुलाना और सुलवाना। ये लो जी। रोना क्रिया अकर्मक है, लेकिन जैसे इसको प्रेरणात्मक रुलाना और रुलवाना। ये लो जी। तो ये क्रियाएं अकर्मक है, लेकिन जैसे इसको प्रेरणार्थक में तब्दील करेंगे ये सकर्मक क्रिया में तब्दील हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। समस्त प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसी होती है? सकर्मक होती है। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, देखो ये जो पिछला उदाहरण हमने लिया था, पिताजी ने नौकर से बच्चे को जगवाया, इसमें दो कर्ता हैं, कर्ता पिताजी भी और नौकर भी। ध्यान देने वाली बात है, जब दो कर्ता है तो इनको हम किस किस नाम से जानेंगे? ये पिताजी ने, अब देखिए इस वाक्य में प्रेरणा किसने दी? प्रेरणा दी पिताजी ने। किसको? नौकर को। तो पिताजी क्या हुए? यहां पर पिताजी हो गए हैं प्रेरक, इसे हम कहेंगे प्रेरक कर्ता, क्योंकि पिताजी ने प्रेरणा दी है, नौकर को आदेशित किया है, जाइए बच्चे को जगाइए। तो यहां पर पिताजी हुए प्रेरक, और नौकर क्या है? नौकर है प्रेरित, इसको कहेंगे प्रेरित कर्ता। क्यों? क्योंकि नौकर प्रेरित हुआ है, नौकर ने प्रेरणा ग्रहण की है, पिताजी के आदेश को स्वीकार किया है और उसको अप्लाई किया है, बच्चे को जगाने का वास्तविक काम किया है। तो यहां पिताजी हुए प्रेरक कर्ता और नौकर हुआ प्रेरित कर्ता। प्रेरित कर्ता जो होता है, प्रेरणार्थक क्रिया के दूसरे रूप में जो प्रेरित कर्ता होता है उसके साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है? तो प्रेरणार्थ क्रिया के बारे में हमने क्या समझा? देखो हमने समझा यहां पर समझने वाली बात, प्रेरणार्थक, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, वह क्रिया जो प्रेरणावश पूरी होती है, वह क्रिया जो प्रेरणावश पूरी होती है, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। वह क्रिया जो प्रेरणावश पूरी होती है, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, एक होती है प्रेरणार्थक प्रथम और एक होती है प्रेरणार्थक द्वितीय। यह है प्रेरणार्थक द्वितीय, ध्यान रखना। इसे कहेंगे प्रेरणार्थक द्वितीय। यहां पर देखिएगा, बच्चा जागा, कोई प्रेरणा नहीं, जागना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। लेकिन जागना से जब हमने बनाया जगाना, पिताजी ने बच्चे को जगाया, ये प्रेरणार्थक है। पिताजी ने नौकर से बच्चे को जगवाया, ये भी प्रेरणार्थक है। तो जगाना और जगवाना ये दोनों प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। कैसे बनती है? प्रेरणार्थक प्रथम तो बनती है आना, ये देखो आना प्रत्यय के योग से, और प्रेरणार्थक द्वितीय बनती है वाना प्रत्यय के योग से। आप पढ़ना में आना लगा दोगे पढ़ाना, वाना लगा दोगे पढ़वाना। लिखना में आना लगा दोगे लिखाना, वाना लगा दोगे लिखवाना। खेलना में आना लगा दोगे खिलाना, और वाना लगा दोगे तो खिलवाना। ये प्रेरणार्थक के रूप हैं। ओके, फिर हमने देखा समस्त प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसी होती है? सकर्मक होती है। आप अकर्मक को भी यदि प्रेरणार्थक बनाओगे तो वो सकर्मक बन जाएगी। जैसे सोना क्रिया को सुलाना सुलवाना, ये सकर्मक बन चुकी है। रोना को रुलाना रुलवाना, ये सकर्मक बन चुकी है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसमें हमने
तीन क्रियाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। एक तो हमने नाम धातु क्रिया के बारे में बात की, एक हमने पूर्वकालिक क्रिया के बारे में बात की और एक हमने प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बात की। अपेक्षा करता हूं ये तीनों क्रियाएं जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो निसंकोच बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं 100% उत्तर देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।